अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस ये बहुत धमाका खेज केस है और इसकी आउटकम जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सियासी एतबार से बहुत बड़ा धचका भी साबित हो सकती हैं। रिपोर्ट तकरीबन 230 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारी अटैचमेंट है। हमारे पास वो PDF वर्जन है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। उसमें पाकिस्तान के अंदर से हासिल होने वाली फ़ंडिंग और पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे ममालिक में फ़ंड रेजिंग की गई उसकी तफसीलात मौजूद हैं। बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जिनको आसानी से अभी समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें क्लियर वर्जन प्रिंट आउट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत मुनासिब होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सरकारी तौर पर रिलीज़ करता, ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स भी और पाकिस्तानी अवाम भी पढ़ सकते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ को पूरा जवाब देने का हक मिलना चाहिए और लोगों को भी हक़ाइक़ जानने का, परखने का और सच्चाई है क्या उसकी पूरी तफसील मिलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जो केस की मोटी मोटी तफसील है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तकरीबन 1 अरब 64 करोड़ के फंड्स जो हैं 2008 से दरमियान लेकर 2013 के दरमियान में 5 सालों में 1 अरब 64 करोड़ की फ़ंड रेजिंग की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो तफसीलात जमा करवाई गई वो तकरीबन 1 अरब और 33 करोड़ रुपए की थी। 31 करोड़ रुपया जो है वो अंडर रिपोर्टेड है। 31 करोड़ रुपए की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी नहीं गई। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अकाउंट्स खुलवाए मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर, मुख्तलिफ नंबर्स हमारे पास आए हैं। ये थोड़ा सा मुतनाज़ा नंबर है। पहला फिगर आया कि 65 अकाउंट्स थे, जिसमें से 12 डिक्लेयर्ड थे और 53 अनडिक्लेयर्ड थे। कंसील किया गया, उनको छुपाया गया। लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फवाद चौधरी ने कहा कि 26 अकाउंट्स थे और मजमूई तौर पर 65 नहीं थे। तो जो भी नंबर हो उसमें से कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टेड हैं। ये रिपोर्ट्स उनको आइडेंटिफाई कर रही है बैंकों के नाम के साथ और अकाउंट्स की तफसीलात के साथ। उससे बड़ा और मुतनाज़ा और सियासी एतबार से बहुत ही एम्बैरसिंग हो सकता है, ये इसकी आउटकम के ऊपर मुनहसर होगा इस केस की, वो है फ़ॉरेन नेशनल से कितने फ़ंड्स रेज़ किए गए। तो जो तफसीलात रिपोर्ट से सामने नज़र आती हैं, मोटे मोटे नंबर से हो सकते हैं एक्चुअल नंबर इससे डिफ़र कर रहा हो, लेकिन जो चीज़ हम अभी तक समझ पाए हैं, क्योंकि इसको सरकारी तौर पर अभी रिलीज़ नहीं किया गया, तो हमने मुख्तलिफ ज़राए से ये रिपोर्ट की कॉपीज़ हासिल की हैं। 230 सफ़ात पर मुश्तमिल बहुत लंबी रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 47 गैर मुल्कियों से 47 गैर मुल्कियों से $25,000 लिए। ये एक रिपोर्ट का हिस्सा जाहिर कर रहा है कि उसी के अंदर अगर हम जाएं आगे तो दो वो नाम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें बार बार हाईलाइट करती थी कि उसमें एक US नेशनल है जो ज्यू है बेसिकली, बैरी स्निप्स, उससे भी फंड्स लिए गए। इसी तरह एक इंदरजीत दोसांझ का नाम नज़र आता है कि इंदरजीत दोसांझ से भी फंड्स हासिल किए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और इसको बाय लॉ पाकिस्तानी कवानीन के तहत उसकी इजाज़त नहीं थी। हमने फारा की जो US की वेबसाइट है फ़ंड रेजिंग के लिए, उसको जाके सर्च किया, स्कैन किया, तो फारा की वेबसाइट के ऊपर ये दोनों नाम मौजूद हैं। इंदरजीत दोसांझ का नाम भी मौजूद है जो एक इंडियन ओरिजिन का है, और इसी तरीके से बैरी स्निप्स का भी नाम मौजूद है। और ये दोनों नाम, उसमें से एक एटलीस्ट हमने ट्रेस कर लिया है, वो बैरी स्निप्स का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रिपोर्ट है उसके अंदर तफसीलात के अंदर उसका नाम दर्ज है और ये ममनुआ फंडिंग में आती है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 119 गैर मुल्की कंपनियों से भी कोई $61,000 हासिल किए हैं। इसी तरीके से अगर और आगे चले जाएं तो एक दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि 41 गैर मुल्कियों से $19,000 की फ़ंडिंग की गई। अपेरेंटली बज़ाहिर ये तासुर इससे मिलता है कि ये $1,07,000 भी, $25,000 भी और $19,000 भी जिन लोगों से हासिल किया गया है, ये ममनुआ फंडिंग है, या वो गैर मुल्की हैं या वो गैर मुल्की कंपनी है जो पाकिस्तानी कवानीन के तहत उनको फ़ंड्स हासिल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो एक जगह जाके जाहिर करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 6 है, जिसके तहत ये ममनुआ फंडिंग अगर किसी पार्टी के पास हो तो उसे कॉन्फिस्केट करके उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होता है। वो रिकमेंडेशन मौजूद है इसके अंदर, ये पैरा हम आपको भी स्क्रीन पर भी डालेंगे। तो आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, उसका आर्टिकल 6, उसके तहत ऐसी ममनुआ फंडिंग को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए और उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जाए। इसका एक और मुतनाज़ा और बड़ा इशू ये है कि जो अकाउंट्स को सर्टिफाई किया है, वो लेटर अभी आपको नज़र आएगा, वो ख़ुद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने दस्तखत और मोहर के साथ उसकी तस्दीक की हुई है इन अकाउंट्स की। अब यहाँ पर हमारे सामने एक लीगल क्वेश्चन है जो प्रोग्राम में आगे चलकर अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और मेहमान हैं उनसे सवाल भी उठाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जुल्करनैन इकबाल, वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या तफसीलात आपको आज हासिल हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और क्या देखते हैं आने वाले दिनों में ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है?
देखिए मलिक साहब, रिपोर्ट तो आ गई, जैसे आपने उसकी जो चीज़ा सारे नुकात थे, बड़ी सी उसमें जो चीजें थी वो आपने बता दी हैं। अब इसमें चीज ये है कि आज जो समाअत हुई है उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन है, उसने दोनों जो फ्री कैन है उन्हें कहा है कि वो अपना जो भी इनपुट इस हवाले से देना चाहते हैं वो दे दें। तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक मुतफरिक दरखास्त दायर की गई अरशद उमर और आमिर कियानी की जानिब से। उसमें उन्होंने ये मौका अपनाया कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटीज हैं वो भी तकरीबन अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है, इसलिए मुनासिब होगा कि उनकी भी स्क्रूटनी कमेटीज की रिपोर्ट आ जाए। फिर तीनों क्योंकि एक जैसे केसेज हैं तो यकसानियत कानून में यही कहती है कि एक ही तरह का नेचर के जो केसेज हैं उनका एक साथ ही फैसला किया जाए। अब इस दरखास्त के ऊपर अकबर एस बाबर के वकील से जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि वो इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स करें, और नेक्स्ट हियरिंग पे इसके ऊपर भी कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई डिसाइड कर देगा। 18 जनवरी को मजीद समाअत होगी। इस दरखास्त के बाद असल जो मुद्दा है रिपोर्ट का, ये चीज की बारी आएगी और जो भी इतराजात तहरीक इंसाफ कुछ रिपोर्ट के ऊपर होंगे उसके हवाले से वो तहरीरी तौर पर अपने इतराज़ात जमा कराएंगे। अकबर एस बाबर जो जितने दिन स्क्रूटनी कमेटी रही है, कुछ 96 के करीब उसकी हियरिंग्स हुई हैं, वो हर हियरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर स्क्रूटनी कमेटी को आड़े हाथों लेते थे और कहते थे कि ये पीटीआई को क्लीन चिट देने के लिए बनी है। अब रिपोर्ट के बाद अभी तक उन्होंने अपना रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपना रद्द अमल नहीं दिया। अब वो भी इतराज करते रहे हैं, वो इतराजात अपने क्या करेंगे या नहीं करेंगे वो सारी तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। जिस पर क्या रिपोर्ट जो थी, रिपोर्ट की जो कॉपीज है वो सरकारी तौर पर फ्री कैन को आज इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि तमाम फ्री कैन को ये कॉपीज दे दें? जी बिल्कुल मलिक साहब, आज दोनों फ्री कैन को मिली है ये कॉपी, जिसके बाद ही ये चीजें सामने आना शुरू हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने को तहरीक इंसाफ की जन्म से पहले तो ये मौका अपनाया गया कि जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी फैसला ना कर ले रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। फिर कमीशन ने कहा कि ओपन प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, हमने तो दोनों पार्टीज को देनी है ताकि मामला आगे बढ़ाए जा सके। फिर शाह खबर से जो वकील है पीटीआई के, उन्होंने मुतबादिल अपना इस्तदा की और कहा कि जब तक फिर दोनों पार्टियां अपने इतराजात इस पर जमा नहीं करवा देती कम अज कम उस वक्त तक इसको पब्लिक होने से रोका जाए और अदालत दोनों फ्री कैन को ये हिदायत करे इलेक्शन कमीशन कि वो पब्लिक ना करे। जुल्करनैन इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो रिपोर्ट, ये बशुक्रिया जुल्करनैन, ये हम तक पहुंची है, तो जुल्करनैन का बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट की मोटी मोटी तफसीलात जो हमारे सामने नजर आती हैं, उसके अंदर फंड्स को अंडर डिक्लेयर भी किया गया है, अकाउंट्स की कंसीलमेंट भी है, और फॉरेन नेशनल्स के अलावा फॉरेन कंपनीज, 2 कैटेगरीज नजर आती हैं। तो इसकी पोलिटिकल टर्म में तो एक कॉस्ट होगी, लेकिन कानूनी एतबार से अगर आप वजाहत कर सकें कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है? देखिए, जो कानून है वो ये है कि डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिविजुअल्स दे सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिविजुअल्स दे सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स? एनीबडी, इंडिविजुअल्स एंड इवन फॉरेन नेशनल्स? इवन फॉरेन नेशनल्स इंडिविजुअल्स दे सकते हैं। ओके। लेकिन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल्स ये नहीं दे सकते कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर वो देते हैं तो वो पैसे इलीगल हैं कानून के लिहाज से। ठीक है। और वो अगर बाद में प्रूव हो जाता है कि ये पैसे मल्टीनेशनल्स या फॉरेन कंपनीज ने दिए हैं या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, तो उस सूरत में वो सारे पैसे इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्फिस्केट कर सकता है। ओके। यहाँ एक सवाल है जस्टिस साहब, यहाँ जो सियासी मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ के, वो बार बार कहते थे कि यहाँ एक यूएस नेशनल है, उसका नाम है बैरी स्निप्स। इसी तरीके से एक इंडियन ओरिजिन का कोई यूएस नेशनल है, उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ, के वहाँ से पैसे आए हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक इंडियन ओरिजिन के शख्स से पाकिस्तानी सियासी जमात फंडिंग ले, या एक ज्यू है उससे पाकिस्तानी सियासी जमात फंडिंग ले। तो आप कह रहे हैं कि ये दोनों फॉरेन नेशनल्स पीटीआई को फंड कर सकते हैं? जी जी, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल फंडिंग। ओके। लेकिन जो कंपनीज एस्टैब्लिश हो जाएं, जो इन अकाउंट से जाहिर होता है कि $1,07,000 ऐसी जगहों से आया है जो कंपनीज के अकाउंट से जाहिर होता है कि कंपनीज है, वो आपके ख्याल में ममनू है? वो ममनू है अंडर द लॉ। अंडर द लॉ वो ममनू है, वो नहीं कर सकते। लेकिन इंडिविजुअल्स का कोई रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज किसी पार्टी का सपोर्टर कोई बाहर भी हो सकता है। अगर वो अपनी तरफ से अपनी खुशी से किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है तो उससे तो कानून रोक नहीं सकता। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या कोई इंडिया में दिल्ली में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तानी पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को फंड कर सकता है? ये मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात है। ये नहीं जी, अगर कोई वहां पर है जो कि पीएमएलएन का सपोर्टर है और वो यानी वो इस नजरिए से नहीं कर रहा है कि टेररिज्म या इसकी वजह से, बल्कि अपने सपोर्ट करता है, तो वो उसके लिए उसको रुकावट नहीं। इंडिविजुअल्स की
ओके और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अकाउंट्स की तफसील आई है उससे एक चीज़ और सामने आती है कि 31 करोड़ रुपया अंडर रिपोर्टेड है और कुछ अकाउंट्स को कंसील किया गया, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? हाँ बिल्कुल, वो तो रिकॉर्ड नेचुरली दे हैव टू डिक्लेयर। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमेशा उनको एक रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल, और उसमें दिखाना पड़ता है, ऑडिट अपना करके दिखाने के लिए कि कितने पैसे उनके आए और कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर उसमें कोई गलती है, अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए तो दे आर एट फॉल्ट। और एट फॉल्ट होने का मतलब ये लॉ क्या कहता है, क्या एक्शन होगा? इसकी मतलब ये कि उस पर इलेक्शन कमीशन कैन टेक एक्शन और वो पैसे कॉन्फिस्केट कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन उसको फिर उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल वो कैंसिल कर सकती है। इलेक्शन सिंबल कैंसिल करने का मतलब तो फिर उनके इलेक्शन के आउटकम के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे अगर इस इंतहा तक इलेक्शन जाता है? फिर वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो पहले तो जो पिछला इलेक्शन है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, वो इलेक्शन तो हो गया। लेकिन अब फ्यूचर में अगर फर्ज किया अब ये प्रूव हो जाता है तो कि ये फॉरेन कंपनीज की तरफ से पैसे आए हैं और इंडिविजुअल्स की तरफ से नहीं आए हैं और वो कानून के खिलाफ हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके पैसे एक तो कॉन्फिस्केट कर सकता है, दूसरे इनका सिंबल कैंसिल कर सकता है। इसके मतलब ये कि इसके बाद वो किसी लोकल बॉडीज इलेक्शन में, किसी और इलेक्शन में किसी नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे 1 साल या 1.5 साल के बाद तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। सियासी जमात के तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे या उस सिंबल के साथ नहीं कर सकेंगे? नहीं, वो सिंबल कैंसिल हो गया तो फिर वो उनकी पार्टी का सिंबल खत्म हो गया, फिर दे मे हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू सिंबल। वो न्यू सिंबल के लिए करेंगे तो उसके लिए और कार्रवाई होगी। जैसे शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। जो आज पैनलिस्ट हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लाहौर से सेनेटर वलीद इकबाल साहब, और PMLN से अताउल्लाह तारड़ साहब भी लाहौर से हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। पलवशा आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं क्योंकि लॉ के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर आदमी हूँ तो मैं आप लोगों का सहारा लूँगा। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने वजाहत कर दी, आपकी वजाहत क्या है? देखिए, मैं तो अपने जो हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लॉयर्स हैं अभी उनसे इसी सिलसिले में बात कर रही थी। उनका तो इसमें ज़रा मुख्तलिफ व्यू था कि अब ये इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो भेजना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट। और जहाँ तक फॉरेन फंडिंग है, ये अब जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन को तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक रेफरेंस ये जो हमारे लीगल हेड्स ने बताया है, और शायद कोई फारूक नाइक साहब या उनमें से कोई इस पे बात कर सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। जी क्यों नहीं, आप कॉल कीजिए, बात करेंगे। अब प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करते हैं, करें। शहादत अवान साहब से कर लें, फारूक नाइक साहब से कर लें, किसी से भी कर लें। लेकिन बात ये है कि जिस शख्स का भी आप नाम ले रहे थे, बैरी स्नेप्स, ये वहाँ एक लॉ फर्म चलाते हैं। अभी मैंने गूगल किया है और ये जूइश डायरेक्टरी में बाकायदा लिस्टेड हैं और जूइश कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट, ज़ाहिर है वो हैं तो करते होंगे। लेकिन अब बात यह है कि इसमें दो मामलात हैं। एक तो जो उन्होंने जितने भी हैं फंड अपने अकाउंट्स जो छुपाए हैं, जिनको डिक्लेयर नहीं किया, और दूसरा ये है कि देखिए अब मुझे ये समझ नहीं आती बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर एंड बीइंग अ पाकिस्तानी के पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी पर किसी भारतीय को क्या इतना उससे इश्क हो गया है कि वहाँ से वो पैसे जो है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखिए, किसी कॉज के लिए और जाना, किसी हस्पताल के लिए बनाने के लिए कोई पैसे दे देता है, किसी सोशल कॉज के लिए दे देता है, किसी यतीम खाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके अज़ाइम है कि वो पाकिस्तान में हुकूमत कायम करेगी और पाकिस्तान के बहुत वाज़िया एक जो है आज तक जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले पर हमारा एक मौक़िफ़ है जहाँ हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं और कि जो इज़राइल है वो एक जो पुरतशद्दुद रियासत और एक जहनीत को जो है वो सिम्बलाइज करता है। US नेशनल हो, देखिए, लेकिन अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान की कोई और जमात US छोड़ के वो कहीं जन्नत के भी नेशनल होते और वो उनसे ले लेते और उनका इसराइल से कोई ताल्लुक या यहूदियों से निकल आता या हिंदुओं वो इंडिया से निकल आता, तो आप बताइए कि इंडियन कनेक्शन और जूइश कनेक्शन का इस मुल्क में क्या मतलब लिया जाता है?
क्या हमें उल्टा चौक पे करके उल्टा नहीं लटका दिया जाता? नहीं, तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर तो इसकी एक जो कॉस्ट है वो लॉ से बहुत ज्यादा होगी। अगर ये एस्टेब्लिश हो रहा है, ये तो रिपोर्ट अभी ये बात है, इतने साल इसके पीछे जो है ना, वो क्या कहते हैं, बार बार अदालतों में स्टे लेने के दिन से ही, जब से ये गए और इन्होंने इस पे पर्दा डाला, उसी दिन से दाल में काले की। अभी मरियम नवाज ने इसके ऊपर ट्वीट भी किए हैं कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा दिया गया। ये रिपोर्ट मंजर आम पर सरकारी तौर पर आनी चाहिए, बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि मैं ज़राए से लेकर चला दूं तो वो ठीक नहीं है। ये फॉरेन फंडिंग जो है, ये कितना भारी किस्म का एक पत्थर है जो गिरने वाला है किसी के सर के ऊपर। आप इसकी क्या वजाहत कर सकते हैं? फॉरेन नेशनल्स, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, इसकी बाय लॉ क्या इंप्लीकेशन है? मैंने बड़ा डिटेल में लॉ को स्टडी किया। मैं पहले इसके लीगल एंगल पे आऊंगा, फिर इसके पॉलिटिकल एंगल पे आऊंगा। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 17(3) है। आर्टिकल 17(3) ये कहता है कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग को, दे आर अकाउंटेबल फॉर इट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी उन्होंने जितना भी उनके पास फंड आ रहा है उसका सोर्स जो है वो उन्होंने डिक्लेयर करना है प्रेवलेंट लॉ के अंडर। ये तो हो गया आइन। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्ट गवर्न करता है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। इलेक्शन एक्ट 2017 के 3 सेक्शंस इस केस से रेलेवेंट हैं। सेक्शन 204, 212 और 213। इसमें यह दर्ज है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी फॉरेन सोर्स से फंडिंग नहीं लेंगी अनलेस एंड अनटिल उस फॉरेन सोर्स के पास। मैं अगर ये पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो, इलेक्शन एक्ट 2017 का और आर्टिकल 204 जो है और उसकी सब क्लॉज है 3, ये कह रही है कि एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल शेल बी प्रोहिबिटेड। इंडिविजुअल, ये तो ये कह रहा है जी। ये ऑल ड्यू, बिल्कुल, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शायद उस्मानी साहब, मगर शायद ये जो लेटेस्ट एक्ट है वो उनकी नजर से नहीं गुजरा होगा। ये इंडिविजुअल से अभी आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है, इट इज इलीगल। इससे ज्यादा क्लियर ये 2017 वाला इतलाक होगा इसका, इस केस के ऊपर 2017 का इतलाक होगा, 2008 से 2013 की फंडिंग है जी। नहीं, बट देखिए ना, आपका जब ये कानून आ गया तो इसके अंदर मैं एक और शिक की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। अगर आप काइंडली इसमें इसका 213 पढ़ेंगे ना, 213 के अंदर मैं आपको बताऊं कि 213 में डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी भी दर्ज है इसमें। यानी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिसॉल्व होती है, ये लिखा है कि उसके तमाम एमएनएज एमपीएज फॉर द रिमेनिंग टेन्योर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी जो असेंबलियों की बाकी मुद्दत रह गई है वो मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। दे शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड फॉर द रिमेनिंग टर्म। अब देखिए बात ये है, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा जिसकी आप तवक्को रख रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम होगा। वलीद इकबाल साहब से भी इसकी राय ले लें। वलीद इकबाल साहब जिस लॉ का ये हवाला दे रहे हैं उसके अंदर तो ये चीजें ये दर्ज हैं बड़ी सख्त अल्फाज के अंदर कि इंडिविजुअल से भी नहीं ले सकते 2017 वाला। क्या इसी का इतलाक होगा आपके ऊपर? तो फिर तो ये फंडिंग जो दर्ज है हमारे पास, जो तफसील है, ये बड़ी मुश्किल पड़ने वाली है। नहीं जी, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं सबसे पहले ये अर्ज करना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि आपने जो तशरीह की है रिपोर्ट की, नदीम मलिक साहब खुद या जो पलवशा खान साहब या अता तारड़ साहब ने बात की है, बावजूद उसके सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पीटीआई इस रिपोर्ट के मंजर आम पे आने पर या इसकी स्क्रूटनी कमेटी का जो आज कार्रवाई हुई है उससे सिर्फ सुर्ख रू हुई है और कोई चीज़ नहीं हुई। बाकी मैं कानूनी और सियासी दोनों पहलुओं की बात करूंगा। ये दोनों नुमाइंदे जो अपनी अपनी पार्टियों के बैठे हुए हैं, ये अपनी पार्टियों के जो अकाउंट्स हैं उनका जो है तरीक़ेकार उसके ऊपर जरा सोचें कि इनके ऊपर क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। और बल्कि इलेक्शन कमीशन जो आप पे होगा वो इनके ऊपर भी होगा, जो असूल आप पे लगेगा वो इनके ऊपर भी लगेगा। वो दुरुस्त कहा है और वजीर इत्तलाआत ने दुरुस्त कहा है कि मुआवजा इलेक्शन कमीशन को चाहिए। और मैं भी अपील करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि मुआवजा करें, जो जिस तरह की स्क्रूटनी और जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह का तरीकेकार, इनको भी पकड़ते हैं, पहले अपनी वजाहत करते हैं फिर इनको पकड़ते हैं। जी जी, मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरा ख्याल में पस मंजर के लिए यह बात कहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां मियां नवाज शरीफ तो PMLN के अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारा कार्रवाई भी 8 करोड़ पहले डाले और उधर से निकाल भी लिए, ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है।
जाता है ना, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग की सजा तो जेल होती है, वो तो जेल जाएंगे। जेल में अगर पाकिस्तान में होते तो वो जेल में ही होते। पहले इसकी बात कर दे। अच्छा, मैं अब कानूनी बात आपको पहले कर देता हूं जी। चले, मैं सबसे पहले ये अर्ज कर देता हूं कानूनी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कानून के शोबे से है। जो आपने बात शुरू में की, खुद भी जो सवाल उठाया और जो शाइक उस्मानी साहब ने बात की, मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूं कि 2008 से 2013 का जो अरसा है, जो इस और जब ये केस इनिशिएट हुआ है, अगर उसके ऊपर भी जाएं तो राइजुल वक्त कानून उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर ऑफ 2002 था, और उसके आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 की जो तशरीह शाइक उस्मानी साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उसमें सबसे ज्यादा सीरियस जो मसला है और प्रॉब्लम है वो है जो ममानियत है वो फॉरेन गवर्नमेंट की किसी फंडिंग की है। इंडिविजुअल्स का तो किसी किस्म का कोई भी कहीं से भी हो, कंपनीज किसी मुल्क का शहरी हो और वो कहीं से भी हो, कंपनी। अच्छा, अब ये आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 3 जो है ये अब ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि कंपनी और एसोसिएशन और या कोई बॉडी जो है वो क्या सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में है या वो बाहर हैं। सो वो भी मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस किस्म की फॉरेन फंडिंग कि जी पता नहीं किस कौन सी को बड़ी साजिश है, कौन सी को बड़ी हुकूमत, कोई सुपर पावर, कोई ये कोई वो, उसमें सब आपने कंपनियों के नाम पढ़े गलत और जो बज़ाहिर जिनसे नजर आता है कि वो फॉरेन फंडिंग जो है, अगर आपने उनके नाम पढ़े हो तो मैं काफी हैरान, मतलब उसमें मास्टर कार्ड भी लिखा नजर आ रहा है। मास्टर कार्ड पीटीआई को फंड करने की क्यों जरूरत पेश आई? मैं अभी नाम निकालता हूं जी, आप बताइए। नहीं, तो उसमें एक मैं आपको तरीका बताता हूं, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। आप अगर देखें, चलें मैं समझ लेता हूं कि आपने 2 इंडिविजुअल्स के नाम लिए, कंपनी में तो बाद में आते हैं, और कंपनियां कितना गिनवाया आपने? $68,000 आपने कहे हैं कंपनीज से आए हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं मान रहा उसको, लेकिन आप कह रहे हैं कि 68,000 1,07,000 है टोटल। $1,07,000 जो है वो एक कंपनियों से आए हैं। वो अपना आप 1 अरब और 68 करोड़ रुपए का हिसाब, जो स्क्रूटनी कमेटी ने जिसका हिसाब किया है, उसमें 1 करोड़ और 68 ये $1,00,000 कितना बनता है उसका उस वक्त की अगर एक्सचेंज रेट निकालें तो ये 1 करोड़ रुपए नहीं मैटर नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं, पहली बात आप इसको पहली बात अगर बाय लॉ प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड है, फिर $1,000 देखना। अब आपने मुझे मौका दिया है, आपने मुझे मौका दिया तो मेरी बात सुने ना। अच्छा, अब आप अगली बात ये करें कि ये 2 इंडिविजुअल्स को आपने उठा लिया, आपने 2 इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं जिसका कानून वाजे कर रहा है कि कोई ममानियत है ही नहीं उसमें। आप उन इंडिविजुअल्स को ले लें कि वो कौन है, कहां से आए हैं, और आप इन सारी कंपनीज को ले लें, जो मैं नहीं मान रहा आपको, लेकिन ले लें। अच्छा, बताएं कि सबसे बड़ी पलवशा खान साहिबा ने कहा ना कि ये क्यों पैसे दे रहे थे कि कल को ये हुकूमत में आएंगे, कि कल को हुकूमत में आएंगे तो क्या किया है आपने? पीछा किया है उन कंपनियों का, आपने पीछा किया है उन इंडिविजुअल्स का। किसी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनको कोई फायदा दिया है? हमारी गवर्नमेंट, वो कोई होंगे मद्दाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, या उस वक्त प्लेन इमरान खान, क्रिकेटर, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, उनके को मद्दाह होंगे, उन्होंने पैसे दे दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कोई फायदा पहुंचाया हमने, इसी नीयत से बात कर रहे हैं ना, ये बदनीयती थी, या कोई मुल्क को सेल आउट किया किसी फॉरेन पावर को? कोई फॉरेन बाय लॉ प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड है, फिर तो बहस ही खत्म होगी ना। इससे कोई फॉरेन फंडिंग साबित नहीं होती इससे। अच्छा, इस प्रोहिबिटेड नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूं प्रोहिबिटेड नहीं है। जो वाज़े तौर पे चीज प्रोहिबिटेड है वो फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग है, आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर। सर, ये इसका एक पेज है जिसके ऊपर ये कंपनियों के जो नाम है, ये मुझे काफी मेहनत के बाद मिले हैं क्योंकि इसको पढ़ना ही काफी मुश्किल सूरत हाल है। ये इतने मुश्किल नाम लिखे हुए हैं, मुझे नहीं पता चलता कि ये कंपनियां हैं कौन सी। कैपिटल वन लिखा हुआ है, BOA वीजा लिखा हुआ है, बैंक ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, बैंक ऑफ अमेरिका वीजा लिखा हुआ है, चेस लिखा हुआ है, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड। माशाल्लाह, ये लिखे ना, मैंने कहा था ना, इसलिए मैं नहीं मानता, मैंने इसीलिए कहा था मैं नहीं मानता। ये पता है क्या है ओ भाई, ये पता है क्या है? और ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं। जी बताइए। और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, लोग क्रेडिट कार्ड से डोनेशंस देते हैं। क्रेडिट कार्ड से दी किसने? क्रेडिट कार्ड से दी किसने? ये BOA वीजा क्या होता है? ये क्रेडिट कार्ड होता है। जिसने भी दिया ट्रेस कर ले, वो ट्रेसेबल होता है, पूरा ट्रेल होता है क्रेडिट कार्ड का। और इट्स नॉट अ कंपनी पेमेंट, इट्स नॉट अ कंपनी पेमेंट। और जो बेरिशनेट और इंद्रजीत दोसांझ है वो, मैं मॉन्ट्रियल के अंदर, मैं न्यूयॉर्क में, मैं ह्यूस्टन में, मैं फंड रेजिंग करता रहा हूं। लोग कैश देते हैं और मोस्टली क्रेडिट कार्ड मशीनें साथ जाती हैं। ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है ना यार, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। उसके अलावा आप देख लें, बेरिशनेट के और इंद्रजीत दोसांझ के नाम है, उसके ऊपर क्या कहते हैं? बताएं जी, क्या पहले बताएं डोनेशंस कितनी है उनकी, कितनी डोनेशन है? डोनेशंस की डिटेल नहीं मुझे मिल पाई, इसके सामने जो रकम है मैं पढ़ नहीं पा रहा उसको। ये अच्छा, इनके अंदर तफसील मौजूद है उसकी, ये तो स्क्रीन के ऊपर हम डाल सकते हैं। ये तो कह दिया ना कि जी इंडिविजुअल्स की। अच्छा बताएं ना, ये कौन है, ये क्या है, ये कोई
क्या नाम है, ये कोई मोशे डायान था जिसको आप कह रहे हैं बैरी शिनिट्स है, या ये कोई नरेंद्र मोदी है जो पैसे दे रहा है, ये कोई कल को नहीं, अगर आपको यहाँ नाम मिल जाए बिशन सिंह बेदी, आपको सुनील गावस्कर का नाम मिल जाए, वो भी इंडियन नेशनल है, वो न्यूयॉर्क में गया हो, उसने पैसे दिए थे, सो व्हाट, इमरान खान के मद्दा है, उनको क्या कोई फायदा मिलना है यहाँ से? सर अगर बाई लॉ इजाजत नहीं है तो अगर यही सुनील गावस्कर भी हो तो इजाजत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 के नीचे इजाजत मौजूद है, इंडिविजुअल से तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। दोबारा अताउल्ला तारड़ से पूछ लें, अताउल्ला तारड़, यहाँ पर कानून का इतलाक 2002 वाला होना है या 2017 वाला होना है? ये एक लॉ की इंटरप्रिटेशन के ऊपर इशू आएगा, ये आसानी से मामला आगे नहीं चलेगा, आपको पहले लॉ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो नून लीग पे भी लगेगा, पीपल्स पार्टी पे भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा जी बिल्कुल लगेगा, और लेने के देने पड़ेंगे। फिर देखिए ये मैटर जब इलेक्शन कमीशन में गया, देखें एक तो इस बात का ये जवाब नहीं है कि नून लीग की भी स्क्रूटनी करें और पीपल्स पार्टी की भी करें, इनका एक केस चल रहा है, नून लीग का और पीपल्स पार्टी को अलग रखें ना। और अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ये पिछले 3 साल से कभी स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर, कभी सीगा राज में रखा जाए। और नदीम मलिक साहब, इन्होंने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, टाइम वेस्ट किया, फिर स्क्रूटनी कमेटी की ज्यूरिस्डिक्शन को और उसकी कॉम्पोजिशन को चैलेंज किया, फिर कहा सीगा राज में रखा जाए। 11 अकाउंट थे, गजब खुदा का 53 अकाउंट निकले हैं, 1 अरब से ऊपर की फंडिंग है जिसमें 33 करोड़ डिक्लेयर्ड ही नहीं है। ये कहां लिखा है कि आप डिक्लेयर ना करें? और देखें जब पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग लेती है, तारड़ साहब, कानून का इतलाक 2017 वाला होगा या 2002 वाला? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 या 2017, दोनों की इंप्लीकेशन अलग है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट विल नीड टू बी सेटल्ड और ये लीगल फोरम पे होगा। और देखिए मैं तो सिंपल ये बात कर रहा हूं कि आपने इतने कवानीन, अगर 2002 का इतलाक हो तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ महफूज है, फिर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। और अगर 2017 का इतलाक किया जाए तो फिर ये फंड्स भी कॉन्फिस्केट होंगे और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दोनों की इंप्लीकेशन बहुत इंटायरली डिफरेंट है, एक में गुंजाइश मिल रही है, दूसरे में रास्ता ही कोई नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये बिल्कुल सेटल होना चाहिए और सेटल होगा। मगर आर्टिकल जो मैंने आइन का आर्टिकल 17(3) बताया वो तो बड़ा क्लियर है। और इसके अंदर देखिए वंस ये क्वेश्चन सेटल होगा, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही इनके पास मॉरल प्रेमिस क्या है। यानी इमरान खान की जात इतनी अट्रैक्टिव जात है कि इंडियंस और जूस और सारे उसकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहे हैं। और भाई उसके अकाउंट में पैसे भेज देते ना, उसके शौकत खाना में पैसे भेज देते। अगर इतना प्यार था उनको इमरान खान से, इंडियंस को, जूस को, फॉरेन कंपनीज को, वो तरीके इंसाफ को क्यों फंड कर रहे हैं? दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज को आप तब फंड करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका वो एजेंडा परसू करें। लॉबिस्ट होते हैं दुनिया के अंदर, वो चाहते हैं कि जब ये बरसरे इख्तिदार आए तो ये कुछ हमारी बातें माने और जो हम चाहते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में हमारे ओपिनियन को काउंट किया जाए। ये एक अजीब बात है कि इमरान खान बड़ा अट्रैक्टिव है तो दुनिया भर से हर तरह के लोग उसको पैसे भेज रहे हैं। और इसमें जो टी बॉयज हैं, जो 4 मुलाजमीन हैं जो बनी गाला में चाय पिलाते हैं, उनके अकाउंट में जो पैसे, उसका क्या जवाब है? आपने 53 अकाउंट छुपाए मगर मुलाजमीन के नाम पे आपने पैसे मंगवाए। इतनी अंधेर नखरी, इतनी लूटमार, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल मुलाजमीन वाला जवाब भी और ये बाकी भी इशू ये वलीद साहब से लेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लें और हमने से भी इसके ऊपर एक राय लेनी है। सियासी एतबार से इसकी कॉस्ट होगी, ये आसान मामला नहीं है कि आप इससे यूं करके अगर आसानी से रास्ता बना के निकल जाएंगे सुनील गावस्कर ने फंड किया या किसने किया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर इस पर और बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट से ज़ाहिर होता है कि इन्होंने पूरी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखी। 31 करोड़ की तफसीलात तो जमा नहीं करवाई गई, अंडर रिपोर्टेड है। बहुत से अकाउंट जो थे वो कंसील अकाउंट के ज़ुमरे में आते हैं कि उनको डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ ही फॉरेन फंडिंग की कुछ तफसीलात दस्तियाब हैं, उसकी बाई लॉ क्या इम्प्लीकेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पलवशा इलेक्शन एक्ट 2002, इलेक्शन एक्ट 2002, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2017? देखिए तो फिर अब कोई लॉ एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन 2002 वाला तो मुशर्रफ साहब वाला था, उसके बाद 2017 वाला आया, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आज अगर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी हो तो 2002 वाला ऑपरेटिव नहीं है, अब वो लॉ खत्म हो गया, 2017 का जो आम हमारी समझ में बात एक आम फहम तो यही है कि जब नया एक्ट आ गया तो पुराना
सर मैं आता हूँ, पलवशाह से बात सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ जी। बात एक सिर्फ ऐड कर दूं, सिर्फ एक सेकंड जी कर दीजिए, कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूइंग ऑफेंस का। कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो है जो आपने डिक्लेयर नहीं की और आज 2022 तक डिक्लेयर नहीं की और वो ऑफेंस चलती आई है, तो जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है वो 2017 के एक्ट के तहत ट्राई होगी। ठीक है, अब आप बताइए पलवशाह। देखिए जी, बात असल ये है कि इस वक्त ये कहना कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या अलिफ बे पे कोई भी जमात है उसने भी ये किया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने, अगर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं तो इससे क्या, इसका ये मतलब अगर आप पे साबित हो जाएगी तो हो जाएगा तो भुगतना पड़ेगा हमें, लेकिन हम इतने अट्रैक्टिव हैं ही नहीं किसी के लिए लोग हमें ऐसे ही मुफ्त में पैसे दें, इतनी जाज़बियत हमारे किसी लीडर में नहीं और ना हो तो इस मामले से तो मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से कह सकते हैं कि ₹1 हमें क्रिकेटर इमरान खान एक पॉपुलर आदमी है, उनको कोई फंड भी कर सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो पॉपुलर भी होंगे, लेकिन बाय लॉ अगर प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड है। जरूर फंड कर सकता है, उनको कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है, कोई अस्पताल बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई और चीज बना रहे हैं जिसमें कोई सोशल वर्क करे, उसमें बेशक वो फंड कर सकता है, करे। लेकिन जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी है और जिस पार्टी का तमाम नैरेटिव ही रियासत मदीना, मुझे ये बता दें अब इस बात के बाद, इस जो भी बात सामने आई है, इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना बनता है? कौन सा रियासत मदीना का हुक्मरान था जो यहूदियों से फंडिंग लेता था? बात देखिए, आज के बाद जो मजहब और मदीना के नाम को बराए करम जो है, इस मामला जो हम अपनी सियासत में ये इस्तेमाल कर रही हैं, इसको बंद होना चाहिए। क्योंकि ये मामला जो है, अब आप जो मर्जी कह दें, आप जन्नत की हूरें ले आए, आप टीके इंजेक्शन ले आए, आप जो मर्जी करें आपको नजर आ जाए, लेकिन अब मजहब का इस मामले आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और आप उसको मत इस्तेमाल कीजिए। वलीद साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए जी। नहीं, उन्होंने तो दे दिए जाज़बियत से, आपने क्यों नहीं? आपको तो पता था पार्टी के चेयरमैन। वलीद साहब, अच्छा जी, अब मेरी बारी आ गई। मैं तो समझता हूँ ये जवाब मेरिट ही नहीं करती ये बात। किसी शख्स का नाम देख के, ये जेन्स शेलगलमिच किसका नाम था, ये मैं इससे पूछ लेता हूँ, उसका मजहब क्या है? बहरहाल इसका कि कोई मजहब अपने माथे पे तो नहीं लेके लिखता, वो कोई शख्स कह सकता है मैं लादीन हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा नाम कृष्ण मल्होत्रा है, लेकिन मैं लादीन हूँ। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सबसे पहले जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, मैंने बात जहाँ शुरू की थी कि तहरीक इंसाफ इस सारी कार्रवाई से सुरखरू इसलिए हुई है कि ये जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की बात कर रहे हैं ना तारड़ साहब, ये आप और ये जो आप नाम ले रहे हैं या पलवशाह जो नाम ले रही हैं या जो नाम सामने आए हैं वो कंपनियां या इंडिविजुअल्स हैं, ये क्यों सामने आए? ये इन नामों को छुपाने का इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ पीटीआई पे। ये नाम पीटीआई के अकाउंट से वाजे हुए हैं क्योंकि पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग के तस्वुर को पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी एक बाकायदा सिस्टम दिया है। एक बाकायदा सिस्टम दिया चला कि आपने पूरे अकाउंट बाकायदा सिस्टम दिया है। तो सच्चाई तो पूरी बतानी पड़ेगी ना। इसमें ये पता चला स्टेट बैंक से जब तफसीलात आई तो पता चला कि आपने कुछ अकाउंट्स को कंसील किया हुआ है और कुछ अमाउंट जो थी वो मैं अभी तो अकाउंट्स पे अभी पहले डोनर्स पे बात कर लें, फिर अकाउंट्स पे बात करते हैं। मुझे पहले डोनर्स पे बात कर लेने दें। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जिसने पूरे एक सिस्टम और निज़ाम के नीचे पूरे अपने अकाउंट्स ना सिर्फ डोनर्स के अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, डोनर्स के नामों को डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो सर आप क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले फॉरेन फंडिंग करते हैं या फॉरेन फंडिंग हासिल करते हैं या नहीं? फॉरेन फंडिंग ये इनका तो कोई सिस्टम, ये तो जब इनकी बारी आएगी तो जब ये साथ साथ होगा तो पता लगेगा। ये तो इनका तो तरीका ही है कि ये इनके तो वडेरे इनके खर्चे चला रहे होते हैं और वो अयान अलीज के अकाउंट्स में से और वो चपड़ासियों के अकाउंटों में 16 अरब रुपए लेकिन मेरी एक बात जरा मेरी समझने के लिए मुझे इतना बता दें कि क्या पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग हासिल की या नहीं की? हाँ, मेरे ख्याल में इसका भी पता लग जाना चाहिए और ये रिकॉर्ड जो है ये भी इलेक्शन कमीशन इसको जायजा ले रही है। और यहाँ पे भी एक सेकंड और इसके नहीं इसकी भी मैं इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो हम यही कह रहे हैं कि साथ रखे तो पता लगेगा कि शफाफियत और डिक्लेरेशन किसके पास है। ये एक मैंने मोहसिन राजा साहब से पूछा कि आपकी फॉरेन फंडिंग का क्या इशू है पीएमएलएन से, तो उन्होंने कहा हमने फॉरेन फंडिंग कोई नहीं की, हमारा फॉरेन फंडिंग का कोई इशू नहीं है। आपसे मैंने इसलिए पूछा कि आपसे वजाहत मिल जाए। मैं आपको बात बता दूं, आज हमने पहली बात जो है वो की ही ये है आज जो इस रिपोर्ट से जो सामने आती है कि फॉरेन फंडिंग का कोई इशू, फॉरेन फंडिंग की बात
ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग कोई नहीं हुई। और अगर इस इलेक्शन कमीशन जब 2017 के एक्ट के मुताबिक तो ये ममनुआ है, वो अभी मेरे लिए अब ये आसान नहीं है कि मैं इसको बताऊं कि कौन सा लॉ इतलाक होता है, या आप लोग कानूनी एतबार से एक्सपर्ट है, बेहतर राय दे सकते हैं। 2017 के मुताबिक ये ममनुआ फंडिंग है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त आप और मैं और तारड़ साहब और पलवशा साहिबा बहस ही कर सकते हैं, फैसला तो फैसला करने वाले इदारे नहीं करना है ना। मैं आपको अपना मौकफ पेश कर रहा हूं। मेरा मौकफ ये है कि कोई ममनुआ और कोई फॉरेन फंड, बल्कि शफाफ तरीन और डिक्लेयर्ड तरीके से पीटीआई ने अपनी जो है दुनिया भर में फंड रेजिंग की है। नंबर 1। नंबर 2, अकाउंट्स पे भी मैं बात जरूर करना चाहता हूं, लेकिन आपने गलतफहमी क्रिएट की है। मैं ये समझता हूं कि आपने गलतफहमी क्रिएट की है। अकाउंट्स के ऊपर भी गलतफहमी क्रिएट की है। 28 अकाउंटों का जायजा लिया गया है। 28 में से जो है वो 26 अकाउंटों का जायजा लिया गया है। 8 अकाउंट उसमें से गैर फाल हैं, पीछे 18 अकाउंट रहते हैं, उसमें से जेन्युइनली 8 अकाउंट फाल हैं। 10 में से 4 जो हैं उनसे पीटीआई लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है, उसमें वैसे ही बहुत कम ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 6 जो हैं वो कोई पीटीआई के अकाउंट्स ही नहीं है, वो वेलफेयर विंग वगैरह के अकाउंट हैं। और उसके साथ साथ 31 करोड़ रुपए रिकंसाइल नहीं हो रहे। जो 31 करोड़ रुपए ब्रेक में जाने से पहले करोड़ रुपए रिकंसाइल नहीं हो रहे के ऊपर फंड्स आए। सर मेरे सवाल को सुन ले तो मुझे बिल्कुल गलत है। 31 करोड़ रुपए जो रिकंसाइल नहीं हो रहे वो भी डबल काउंट हुए हैं। 16 करोड़ एक और 15 करोड़ एक, और रिकंसाइलिंग का इशू है। फंड्स आए कि नहीं है? जब फैसला होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब फैसला होगा। वली साहब मेरा सवाल सुन लें। ये फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बताया है। मुझे ये बता दें कि अभी तारड़ साहब ने इल्जाम आयद किया कि 4 मुलाजमीन के नाम के ऊपर पैसे आए। कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें मुलाजम शामिल हो? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जी। और ये जाके बहस कर लेना वहां पे इलेक्शन कमीशन जाके। ये ऐसे ही ये दोनों मेहमान आपके गुमराह करने के लिए, कोई आपका व्यूअर इनकी गुमराही करने में ना आए। मैं यही कहूँगा। क्या हो गया वली तारड़ साहब? देखिए आपने शैतान बना गुमराह कर। देखिए बात ये है मैंने पहली देखी है जो करप्ट डिक्लेयर होने पे और एक गैर कानूनी काम करने पे सुरखरू होने के ढोल बजारी मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा। यानी स्क्रूटनी कमेटी क्या कह रही है? वो कह रही है कि आपने कंसील किया, छुपाया, धोखा दिया, फ्रॉड किया और आपने अपने अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए जो आईने पाकिस्तान के तहत आप पाबंद थे डिक्लेयर करने के। वो छुपे हुए अकाउंट निकाले हैं स्टेट बैंक के जरिए, वो छुपे हुए अकाउंट निकाले हैं स्क्रूटनी कमेटी ने। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि जी कोई मसला ही नहीं है। यानी मैं ये समझने से कासिम, अगर मसला नहीं था तो ये स्टे ऑर्डर क्यों ले रहे थे? अगर मसला नहीं था तो इसको सीगा राज में रखने की बार बार दरखास्तें क्यों कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज क्यों कर रहे थे? स्क्रूटनी कमेटी की कॉम्पोजिशन को क्यों चैलेंज कर रहे थे? मामला खुला है, इलीगल फंडिंग हुई है, गैर मुल्की फंडिंग हुई है, मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे आए हैं, अकाउंट कंसील किए गए। कोई एक ऑफेंस नहीं है कानूनी तौर पे नदीम मलिक साहब, दर्जनों ऑफेंसेस कमिट हुए हैं और ये पैसे भी हुआ है। इल्जाम से बहरहाल अभी आपके थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है समझने में। मुझे इन पेपर्स में कहीं ये नजर नहीं आया कि कोई बनी गाला का मुलाजिम था जिसके अकाउंट में आया हो। झूठे और सियासी इल्जाम है। मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे फोन में रिपोर्ट है, बताइए मैं खोल लेता हूं। अकबर एस बाबर को आप अभी आप लाइन पे ले लें। जुर्म का जिक्र कहां हुआ है, मुमानियत का जिक्र कहां हुआ है? रिपोर्ट सामने है, निकाल खोले रिपोर्ट। वो आपको उस मुलाजिम का अकाउंट नंबर बता देंगे। आप अभी लाइन पे ले लें अकबर एस बाबर को, वो आपको उन मुलाजमीन का नाम भी बताएंगे और अकाउंट नंबर भी बताएंगे जो रिपोर्ट के अंदर आए हैं। मुझे आप बताइए इस रिपोर्ट के अंदर कौन सा सफर, मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा ना, मैं तो नहीं देख पाया। अगर आपने देखा तो बता दें, पूछ लेते हैं, पलवशा को दिखा देते। हाँ, मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, सवाल खत्म हो जाएगा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, आप मुझे सफा बताइए, मैं उससे पलवशा से बात कर लूं। पलवशा आप कोई कंपनी के नाम पढ़ रही हैं, आप बता रही पलवशा डिंग डोंग नाम की कंपनी है, यही बता रही हैं आप शायद? डिंग डोंग कंपनी LLC है। मैं तो वैसे हंस रही हूँ कंपनी के नाम पे, लेकिन डिंग डोंग ने पाकिस्तान आपने फॉरेन नेशनल की डिटेल्स देखी? अच्छी पिंग पोंग खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए वलीद साहब मेरे बड़े कॉलीग हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन अयान अली का नाम लेना और वडेरों से फंडिंग, मतलब ये क्या बात है? मैं अगर इसी अयान अली वाली लाइट में मैं नाम लेना शुरू कर दूं जो इनके लीडर के साथ मुंसलिक है तो 40 दिन मेरी जबान नापाक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिहाजा ये बातें नहीं करनी प्रोग्राम फोकस रखते हैं जी। यहाँ फॉरेन नेशनल की डिटेल्स आप देख रही थी, आपको कुछ नाम नजर आए हैं उसमें रिपोर्ट में?
देखिए मैं तो ये देख रही हूँ, अभी आपको भेज सकती हूँ आप ब्रेक के बाद, ये कुछ यूके की बैंक्स की इंफॉर्मेशन है, नॉर्वेजियन चैप्टर ने लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। बात ये है कि अगर ये सच कह रहे हैं, हम इनकी सच्चाई पर अगर मान लेते हैं बात, वलीद साहब देखें आए हैं आज डिफेंड करें, बड़ी बात है, लेकिन अगर ये सच इनकी पार्टी कह रही है तो फिर सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर बार बार इस पे पर्दे डालने की दरखास्त क्यों की जाए। आपको तो खुल के सामने आना चाहिए। पहली बात इसलिए कि आप सच्चे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी बात यह कि आप रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं। अब आप मजहब को बेशक डिसोन कर दें, लेकिन आप मजहब का इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचे हैं और आज तक आप मजहब के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटे। ज़ियाउल हक के बाद अगर किसी ने मजहब का इस्तेमाल किया, शायद उससे भी ज्यादा तो आपकी हुकूमत ने किया, आपके वजीर आजम ने किया है। तो मजहब के हिसाब से और रियासत मदीना के हिसाब से आप अपनी चादर नप पाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं नप पाते? क्योंकि आपके पैर जो है चादर से कई कई मील बाहर है। किस तरीके से? तो हम अगर ये पूछते और दूसरों को, तीसरी बात है कि चोर डाकू और इल्जामात और अपोजिशन को गद्दार, ये देखिए इनकी शक्लें मुझे गद्दारों की नजर आती हैं। याद है आपको ये इनका बयान? तो आज अगर हम ये मोदी का यार तो पूछते हैं कि तो मोदी के बाप वाली कहानी निकल आई है। तो हमें अगर कोई इंडियन नेशनल एक चवन्नी भी दे, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की कोई और जमात यहाँ बैठी होती, आज हम शोध से बैठे होते, हम पैक करके 6 फुट जमीन में नीचे दफना दिए गए होते। ये जो बात पलशा कह रही है, इसकी पोलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं होगी। जो बाय द वे मैंने कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर को गद्दार नहीं कहा, सिवाय अल्ताफ हुसैन के, और उसकी वजह है नहीं आपने नहीं कहा, मैं गद्दार नहीं कहता। और आई थिंक किसी को भी हक नहीं है कोई ऐसी बात करने का अबाउट रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कि उसका कोई गद्दारी का उसमें एलेंट पर। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया था, 8 महीने की छानबीन के बाद अगर एक पाकिस्तान की सियासी जमात के लीडर को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया तो वो इमरान खान साहब को ही किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 महीने की छानबीन जो कि हनीफ अब्बासी साहब ने केस जो किया है उसके ऊपर हुआ था। आपके सबके सामने है। एक क्लोजिंग वन लाइनर अताउल्लाह तारिर साहब आप भी दे दीजिए क्लोजिंग रिमार्क्स। पीटीआई's goose is cooked। ये 100 बहाने कर लें, ढोल बजा लें, फॉरेन फंडिंग हुई है, इलीगल हुई है, इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, और मेरा ख्याल है अब इनके लिए आगे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए। अताउल्लाह तारिर साहब, वलीद इकबाल साहब, पलवशा खान, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।